नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोर्से में। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जहां पे ये पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने से वंचित रह गया। हम हाल फिलहाल में इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, या मैं आपके सामने उससे जुड़े हुए मसलों को पेश कर रहा हूँ, जहाँ पे ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे वंचित रहा सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करने में। इसी सिलसिले में आगे जिस जजमेंट के बारे में बात करूँगा उसे भोपाल डायस्टर केस के नाम से जाना जाता है। जब मैं भोपाल डायस्टर केस की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़ा है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है अपने आप में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको नहीं मालूम होगा। अमूमन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में उन सभी लोगों ने पढ़ा होगा जो इस इंसिडेंट से वाकिफ़ रखते हैं, और जो नहीं भी रखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी पब्लिक डोमेन में बहुत ही चर्चित विषय रहा। तो आइए हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी केस के बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी केस जो है, बेसिकली टाइटल जो है वो भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उसका कॉस्ट टाइटल है। हुआ ये कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल, जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है, उसके दायरे में आने वाला यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो एक पेस्टिसाइड गैस का एक प्लांट था, अब वहाँ पे गैस लीक हो जाती है। अब ये जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो है, ये इसकी बेसिकली जो है ये यूएस बैक एंटिटी होती है, जिसमें कि यूएस की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का स्टेक होता है। ऑलमोस्ट 49.1% स्टेक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का होता है। बाकी मेजॉरिटी स्टेक जो होते हैं, जो रिमेनिंग 50.99, वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का होता है। अब होता ये है कि ये गैस लीक होता है और कई हज़ार लोग इस गैस लीक में मारे जाते हैं। कई सौ लोग इस गैस लीक के चलते परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। उनकी इंजरी इस तरह की होती है कि कुछ तो पार्शियल इंजरीज होती है, कुछ सीवियर इंजरीज होती है, और जो सीवियर इंजरीज के विक्टिम्स थे वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। और ये अपने आप में दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डायस्टर माना जाता है। अब जो सरकार है, उस वक्त की जो सरकार थी, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था 2006 में, और कहा था कि गैस लीक हैज़ कॉज्ड अप्रॉक्सीमेटली 5,58,125 इंजुरीज, इंक्लूडिंग 38,478 temporary partial injuries and 3,900 severe and permanent disabilities injuries. So estimate weigh on the death toll, with the official number of the immediate deaths being 2,259. Other estimated death is 8,000 within 2 weeks of the incidents occurring, and another 8,000 or more died from the gas related disease. ये इसका मूल रूप है, जिससे गैस लीक जो हुआ था भोपाल में, उसके बाद जो दुर्गति हुई वहाँ के आसपास के लोगों की, वहाँ में काम करने वाले लोगों की, कई इंजर हुए, कई लोग मर गए। ये इसका मेन सिनॉप्सिस है। अब आते हैं केस के बारे में, जहाँ पे ये केस कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। अब जब हम उसकी बात करेंगे तो हुआ ये कि क्योंकि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है, उनका स्टेक था 49.01%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया, भोपाल गैस लीक एक्ट, मार्च 1985 में। अब इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसे इस कानून के तहत ये अलाउ किया गया कि वो
विक्टिम ऑफ द डायस्टर, यानी जो पीड़ित है इस डायस्टर के, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तहत केस वगैरह दायर करे, और इस तरह से जो है लीगल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत होती है। अब क्योंकि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का इसमें स्टेक था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 49.01%, तो जो लॉ सूट्स फाइल हुए थे वो बेसिकली यूएस में फाइल हुए थे। अब 17 अप्रैल 1985 को फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज थे जॉन एफ किनन, वो इस लॉ सूट्स को ओवरसी कर रहे थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि फंडामेंटल ह्यूमन डिसेंसी के तहत यूनियन कार्बाइड को 5 मिलियन एंड 10 मिलियन टू इमीडिएटली हेल्प द इंजर्ड, ये प्रोवाइड करना चाहिए। और ये जो पैसा है कुड बी क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंटरनेशनल रेड क्रॉस। यूसीसी का कहना था, या कि उनका मानना था कि अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं था कि इस डायस्टर में उनकी कोई नेग्लिजेंसी है, उसका ये एडमिशन होगा, एंड इट शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज एन एडमिशन ऑफ द लायबिलिटी, और फिगर मतलब अमाउंट कुड बी क्रेडिटेड टुवर्ड्स एनी फ्यूचर सेटलमेंट और द जजमेंट। ऑफर्ड 5 मिलियन रिलीफ फंड इन 2 days, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको टर्न डाउन कर दिया। अब मार्च 1986 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन प्रपोज करता है एक सेटलमेंट फिगर, जो पीड़ित थे इस दुर्घटना के, वो जो है सेटलमेंट फिगर है, उसे यूएस अटॉर्नी भी वैलिडेट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, और जो फिगर थी $350 मिलियन। और ये फंड जनरेट किया जाना था फॉर भोपाल गैस विक्टिम्स बिटवीन 500 to 600 मिलियन ओवर 20 years। लेकिन उसी 1986 के मई महीने में ये सारे लिटिगेशंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से हिंदुस्तान के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके खिलाफ जो अपील होती है, तो यूएस कोर्ट ऑफ अपील भी इस ट्रांसफ़र को जायज़ मानती है, अफर्म करती है, और इस तहत जो है नवंबर 1986 को ये सारे जो केसेस थे वो हिंदुस्तान ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रांसफ़र के पीछे का मेन मानना ये था यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और बाद में यूएस कोर्ट ऑफ अपील का, कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये जो है ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, और जिसका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तानी ओरिजिन सिटीजन जो है उनके हाथ में था। तो इस लिहाज से यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ जो मामला है वो उस तहत बनता नहीं है, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, कानूनी प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान में होने चाहिए थे। इस लिहाज से ये ट्रांसफ़र फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ, जो बाद में यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने भी इसे अफर्म किया, और नवंबर 1986 में, जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे मसले जो है वो हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जो सेटलमेंट टर्म जो ऑफ़र की गई थी 3.3 बिलियन, जो हिंदुस्तान की सरकार थी, भारत सरकार ने उस वक्त इसे मना कर दिया, इस टर्म को सीधे तौर पे खारिज कर दिया कि ये इनअप्रोप्रिएट है। अब जब मसला हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आता है, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आता है, जहाँ पे दोनों साइड को ये कहा जाता है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इन अ वे इंटरवेंशन से कि भाई आप लोग जो है वो क्लीन स्टेट से शुरुआत करो वापस से, और जब क्लीन स्टेट से शुरुआत करोगे तो एक म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे आ जाओ और फिर हमें बताओ। तो ये घटना थी नवंबर 1988 की। बाद में 1979 यानी 1989 फरवरी में यूनियन कार्बाइड जो है वो 470 मिलियन यूएस डॉलर का डैमेजेस जो है वो एज ए सेटलमेंट अमाउंट एग्री करता है, जिससे सरकार भी मान जाती है। और इस लिहाज से ये जो मसला है
इसे बेसिकली जो सेटलमेंट अराइव होता है वो फाइनली कंक्लूड हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब थ्रू आउट 1990 द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हर्ड द अपील्स अगेंस्ट द सेटलमेंट, क्योंकि जब ये सेटलमेंट सरकार और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के बीच में हुआ, जहाँ पे 470 मिलियन यूएस डॉलर की पेशकश की गई थी, जिसे सरकार ने भी मान लिया था। इसके खिलाफ कई सारे अपील्स वगैरह जो है वो दायर किए गए और अक्टूबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ओरिजिनल जो सेटलमेंट अमाउंट थी 470 मिलियन डॉलर की उसे अपील किया और जो भी अदर क्लेम्स थे वो सारे के सारे डिसमिस कर दिए। दैट इज डिसमिसिंग एनी अदर आउटस्टैंडिंग पिटिशन दैट चैलेंजेस द ओरिजिनल डिसीजन, and that is how the Supreme Court ordered the Indian government to purchase out of settlement fund a group medical insurance policy to cover 1 lakh persons who may later develop symptoms and cover any shortfall in the settlement fund. It also requested Union Carbide Corporation as well as Union Carbide India Limited voluntary fund a hospital in Bhopal with an estimated price of 17 million US डॉलर। तो ये इस तरह का जो सेटलमेंट अराइव होता है वो इन्फोर्स में लाया जाता है और जो भी अलग अलग प्रोसीडिंग्स जो भी सेटलमेंट टर्म्स को, जो भी विक्टिम्स इस सेटलमेंट टर्म को मानने से इनकार कर रहे थे, वो सारी की सारी याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी जाती है और जो ओरिजिनल सेटलमेंट था 470 मिलियन डॉलर का वो अपील किया जाता है। और इस तरह से ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स का, जहाँ तक कि विक्टिम्स के कॉम्पनसेशन की बात है, वहाँ का क्लोजर होता है। बाद में क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल होती है लगभग कई साल बाद और वो क्यूरेटिव पिटीशन भी जो है वो बाद में डिसमिस कर दी जाती है। तो वो क्यूरेटिव पिटीशन मेरे हिसाब से हाल ही में डिसमिस की गई है, अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो वो क्यूरेटिव पिटीशन कई सालों बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है और डिसमिस कर दी जाती है। अब इस लिटिगेशन के बाद में होता ये है, जहाँ पे ये डैमेजेस सेटलमेंट हो जाता है, यानी जो कॉम्पनसेशन होता है उसे एक क्लोजर लाया जाता है। उसके बाद में जो है कई सारे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी लॉन्च होते हैं इस सिलसिले में, इस दुर्घटना के सिलसिले में। और जहाँ पे ये जितने भी केसेस थे विक्टिम्स के, उन्हें अल्टीमेटली भोपाल के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में जो याचिकाएं फाइल हो जाती है उसमें वारंट वगैरह जो इशू होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह थे उस वक्त वारंट एंडरसन थे, उनके खिलाफ वारंट वगैरह इशू होता है। फिर क्योंकि वो पेश वगैरह नहीं हो पा रहे थे डिस्पाइट रिपीटेड समन्स वगैरह, तो वो वारंट उनके खिलाफ इशू हो जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन भी दिया जाता है कि आप उन्हें एक्स्ट्रैडिट करके यहाँ पे लाया जाए, लेकिन यूएस जो है वो एक्स्ट्रैडिट करने से मना कर देता है। और इस लिहाज से वारंट जो है वारन एंडरसन के खिलाफ कंटिन्यू रहता है। फिर कई सारे जो उस वक्त जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो मेन करता रहता थे, जैसे कि केशव महिंद्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, वीपी गोखले मैनेजिंग डायरेक्टर थे, किशोर कामदार वाइस प्रेसिडेंट थे, जे मुकुंद
वर्क्स मैनेजर थे, SP चौधरी प्रोडक्शन मैनेजर थे, KV शेट्टी प्लांट सुपरिटेंडेंट थे और SI कुरैशी प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। इन्हें 2-2 साल की सज़ा और फाइन, 1 लाख रुपए की फाइन जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भोपाल के द्वारा पारित की जाती है। तो इस लिहाज से ये जो मसला अल्टीमेटली इसका क्लोजर होता है, लेकिन ट्रेजिडी तो ट्रेजिडी बन के ही रह जाती है। और मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के बीच में जो सेटलमेंट अराइव हुआ था, उसके बियॉन्ड अगर कुछ विक्टिम्स ये चाहते थे कि भाई कॉम्पनसेशन में इन्हांसमेंट हो, और वो इन्हांसमेंट अपने आप में जायज़ ही था क्योंकि एंड ऑफ द डे वो विक्टिम थे। तो इसमें उन सारी इन्हांसमेंट याचिकाओं को सरे से खारिज करना और ओरिजिनल सेटलमेंट टर्म्स को अपील करना, यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वंचित रह गया उन विक्टिम्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लेके आए थे कि जो सेटलमेंट टर्म्स है वो मानते नहीं है, इसमें कुछ इन्हांसमेंट होनी चाहिए थी। तो वो इन्हांसमेंट सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपेल कर सकती थी, लेकिन अपने एक सेट मैकेनिज़्म इवॉल्वमेंट के तहत उसे ज़रूर एक इस तरह का एक रिलीफ दे सकती थी जहाँ पे ये कहा जाए कि रिलीफ इज़ बेस्ड ऑन एन इक्विटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वंचित रह गई। इस लिहाज से ये केस अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में इसके परे जाते हुए अब अलग अलग इम्पोर्टेंट जजमेंट जो अलग अलग कानूनी मसलों से जुड़े होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।